जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके के बिहार एसटीईटी सीरीज में आपका स्वागत है। ये पेपर 1 है जिसमें 9th और 10th क्लास का जो स्टेट में क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछता है उसमें 100 क्वेश्चन का आपका डिस्कशन है जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। इससे पहले 6 सेट हमने करा चुका है, ये 7वां सेट है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए जिसमें फुल डिस्कशन के साथ डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? ठीक है, वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के किस तट पर आया था? मालाबार तट पर आया था। ठीक है ना, और वहां के राजा का नाम क्या था? जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो कब आया था? 1458 ईस्वी में। और ये भी जान लीजिए ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। ठीक है ना, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। 1498 के बाद ये दूसरी बार कब आए थे? 1502 में, और अंतिम बार आए थे 1524 में, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कौन सा? 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की रचना हुई थी 1776 ईस्वी में। ठीक है ना, ये एक लघु पत्रिका थी 1776 ईस्वी में, और इसकी रचनाकार का नाम क्या था? थॉमस पेन। क्या नाम था? थॉमस पेन। ठीक है ना, इसकी एक और रचना थी जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, एक और रचना थी जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन। ठीक है ना, ये दोनों रचना आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, अगर अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का संविधान लागू कब किया गया था? 1789 ईस्वी में। ठीक है ना, मतलब क्या? 4 मार्च 1789 ईस्वी में, जब वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। अब बात आती है कि ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ था? ये 4 जुलाई 1976 1776 ईस्वी को ये आज़ाद हुआ था। ठीक है ना, और किसके तहत आज़ाद हुआ था? पेरिस संधि के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है लगभग हर सेट में। पेरिस संधि के अंतर्गत 1776 ईस्वी में 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ठीक है ना, तो संविधान कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस क्रांति का नारा है? ठीक है ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। देखिए ये नारा लगभग लगाई गई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है ना, 1700 जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना, और ये किस क्रांति का नारा था? ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ठीक है ना, और उस समय फ्रांस में जो राजा थे उनका नाम क्या था? लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां, जिसमें सामंतवादी व्यवस्था थी, मतलब बड़े बड़े लोगों की प्रभुत्व वहां पर ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो क्या ऑप्शन जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे डी रूजवेल्ट, उसका इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, जिस समय स्थापना हुई उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपका 51 था। ठीक है ना, और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? ठीक है ना, देखिए नाजीवाद की अगर बात करें तो नाजीवाद का उदय हुआ था कहाँ? जर्मनी में। ठीक है ना, और ये किसके द्वारा हुआ था? हिटलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा किया गया था, लगभग कब? 1932 के आसपास। तो नाजीवाद जो था वह समाजवाद का विरोधी था। किसका विरोधी था? समाजवाद का विरोधी था। ठीक है, चलिए मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? देखिए मुसोलिनी की अगर बात करें तो मुसोलिनी किस देश से था? वो इटली का था। ठीक है ना, किससे था? इटली का था। ठीक है ना, तो इटली में मुसोलिनी ने किसका प्रवर्तक किया था? मुसोलिनी ने किसका किया था? फासीवाद का। किसका किया था? फासीवाद का। ठीक है ना, और इसकी स्थापना जो था कहाँ किया था? मिलान में किया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 15 विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरुआत हुआ था, और अंत कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। तो लगभग कितने साल तक चला था? 4 साल तक चला था, ठीक है ना। कितने साल तक चला था? 4 साल तक चला था। और शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर जो आक्रमण किया था उसके बाद हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 37 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। और ये पूरा युद्ध 2 भागों में बटा हुआ था। एक का नाम था धुरी राष्ट्र और एक का नाम था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली आदि थे, और मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस शामिल था, ठीक है। तो ये 2 तरह में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में विभाजित था। 1774 में राजाओं के बोरबॉन परिवार के फ्रांस के सिंहासन पर डैश बैठे, ठीक है ना। ये बहुत चर्चित राजा हुआ है, उनका नाम क्या था? लुई 16वां। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। लुई 16वां बैठा हुआ था। क्या नाम था? लुई 16वां बैठा हुआ था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे बाद में फांसी की सजा दी गई, ठीक है ना। बाद में फांसी की सजा दी। क्यों? क्योंकि इस राजा का एक वक्तव्य था कि मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ठीक है ना। तो जनता पर अत्याचार के विरुद्ध में इसको फांसी की सजा दी गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्ध के बारे में आमतौर पर कौन सा सच नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है ना। तो यहां देखते हैं, पनडुब्बी और खदाने युद्धपोतों को धमकाने के लिए सस्ता प्रभावी तरीका था। ये सही नहीं है। काफिले अंततः पनडुब्बियों के खिलाफ सबसे प्रभावी बचाव साबित हुए। ये भी नहीं है। ब्रिटिश नौसेना ने पनडुब्बी युद्ध के अपने आक्रामक उपयोग के माध्यम से दुनिया के महासागरों पर संबंध स्थापित किए। हाँ, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है क्योंकि ये संभव नहीं है। ये दोनों संभव है। क्या क्वेश्चन करा? आमतौर पर सच नहीं है। ये दोनों सच है लेकिन ये ऑप्शन नहीं सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है ना, क्योंकि ये उस समय ये अवधारणा गलत थी, ठीक है ना। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति के बारे में आपसे बोला है, ठीक है। देखिए चेरो जनजाति जो है वो पलामू के रहने वाले हैं। कहाँ है? पलामू के। मुख्य रूप से ये आपको कहाँ मिलते हैं? यूपी, बिहार, झारखंड राज्यों में ये जाति निवास करते हैं, ठीक है ना। चेरो जनजाति कहाँ है? पलामू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? ठीक है ना। देखिए वाणिज्यिक कृषि में क्या मतलब होता है कि वो कृषि में ऐसे निवेश करता है जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें वाणिज्यिक कृषि के बारे में तो मुख्य रूप से क्या होता है? मक्के की खेती आपकी होती है, खैनी की खेती होती है, सब वाणिज्यिक कृषि में आता है। और ये कौन सा उत्पादन करता है? यूएसए सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। और वाणिज्यिक कृषि में श्रमिकों का ज्यादा उपयोग किया जाता है बहुत मात्रा में, और कीटनाशकों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, देखिए चाय लाया गया था कहां से? चीन से, अंग्रेजों ने लाया था। तो क्या हुआ? नौकरी के अवसरों के कारण जनजातियों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ? नहीं। आदिवासी संस्कृति परंपराओं का संरक्षण हुआ? नहीं, उसका विध्वंस हुआ। जबरन विस्थापन और श्रम शोषण। हाँ, चाय की खेती शुरुआत करने के बाद वहां के आदिवासी समुदाय से जबरन काम कराया जाता था, इससे उसका श्रम शोषण भी हुआ और उसको जमीन को लेकर वहां पर चाय का उत्पादन कराया जा रहा था, ठीक है। मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? मुंडा विद्रोह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मुंडा विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से छोटानागपुर क्षेत्र मतलब रांची में, झारखंड क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह का जो मुख्य जो नेता थे उनका नाम क्या था? बिरसा मुंडा। क्या नाम था? बिरसा मुंडा। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धरती आबा के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है।
धरती आबा के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग कब हुआ था? 1894 से लेकर 1900 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उल गुलाल विद्रोह। ठीक है ना, इसको और नाम से जानते हैं उल गुलाल विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, उल गुलाल विद्रोह। ठीक है ना, इसको महान हलचल के रूप में भी जानते हैं। तो कई नाम है, एक मुंडा विद्रोह का। ये क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलाल या महान हंगामा के नाम से भी जाना जाता है? ये अगला क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा कब है? मुंडा विद्रोह। ठीक है ना, कब हुआ था? 1894 से लेकर 1900 के आसपास। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तिलहन। ठीक है ना, देखिए अगर तिलहन की अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा तो तेल का उत्पादन करता है वो कौन करता है? भारत। भारत अपने कुल उत्पादन का 12% तिलहन का उत्पादन करता है, जिसमें प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का है। ठीक है ना, प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का है। तो तिलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? ठीक है, अब यहां देखिए, पीस पैलेस मतलब शांति, है ना। तो पीस पैलेस से जो काम करने वाला है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अगर आप बात करें कि इसमें न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? आपका 5 होता है, जो प्रत्येक 9 साल के बाद इसको 9 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो 2 भाषाओं इसमें प्रमुख है, एक है फ्रेंच भाषा और एक है अंग्रेजी भाषा। आधिकारिक भाषा क्या हो गया? फ्रेंच और आपका अंग्रेजी भाषा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है? देखिए अगर एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर अगर उगाई जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृक्षारोपण कृषि। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? वृक्षारोपण कृषि। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मान लें कि चाय की खेती, कॉफी की खेती, फिर रबर की खेती, नारियल की खेती, ये सब क्या आता है? वृक्षारोपण में, जिसमें इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बड़ी संख्या में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो वृक्षारोपण खेती किसको बोलते हैं? जहां एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? ठीक है ना, देखिए सरकार जब भी घोषणा करती है तो क्या घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है ना, क्या घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर बात करें तो भारत में लगभग 22 ऐसे फसल है जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना, कितने फसल है? 22 फसल। ठीक है, राष्ट्र संघ की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्र संघ की शुरुआत, देखिए प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और इसका उल्लेख कहाँ किया गया था? वर्साय की संधि में। ठीक है ना, वर्साय के संधि में इसका उल्लेख किया गया था, जर्मनी में का जो हुआ था। राष्ट्र संघ का जनक किसको माना जाता है? वुडरो विल्सन को। किसको माना जाता है? वुडरो विल्सन को। उस समय वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, इसका अगर इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हेडक्वार्टर बनाया गया था। ठीक है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना किस हुई थी? 1920 ईस्वी में। ये आपको लगभग हर 2 सेट के बाद आपको मिलेगा। कौन सा देश लीग में शामिल नहीं हुआ? ठीक है ना, कौन सा देश लीग में शामिल नहीं है, जिसको लीग ऑफ नेशन चाहे राष्ट्र संघ बोलते हैं। तो लीग में शामिल होने वाले देश का नाम, नहीं होने वाले देश का नाम क्या है? यूएसए। ठीक है ना, जब 1920 ईस्वी बना था टोटल कितने देश तो उसमें थे? 42 देश थे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, किसने लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना और नियम निर्धारित किए? ठीक है ना, तो देखिए किसने? संविधान परिषद, संयुक्त राष्ट्र और संविदा। तो संविदा ने लीग के भीतर प्रत्येक नियम और संरचना या नियम निर्धारित किए थे। ठीक है ना, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को मुख्यतः 3 अंग हुआ करते थे। ठीक है ना, एक अंग था आपका सभा, दूसरे अंग था आपका परिषद और तीसरा अंग था सचिवालय। हाँ, यही 3 जो था राष्ट्र संघ जो 1920 ईस्वी में बनाया गया था उसके 3 अंग थे। ठीक है, और याद रखिएगा इसको 19 अप्रैल 1946 ईस्वी को इसको भंग कर दिया गया जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, यूरोप के मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? ठीक ना, उदारवाद का। तो रूढ़िवादी का उन्मूलन नहीं, उदार और शिक्षित होने का अधिकार नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की समक्ष समानता, ये आपका यूरोप में उदारवादी का महत्वपूर्ण विशेषता था। ठीक है ना। चलिए, अगर बात करें कि ये उदारवादी कब देखने को मिला, ये 17वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था उदारवाद। ठीक है ना, यूरोप में उदारवाद। और इसके उदारवाद के जनक किसको माना जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है। याद रखिएगा, उदारवाद का जनक किसको बोला जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के प्रति शत्रु थे, क्यों? ठीक है ना। अब इसके में क्या है कि ये सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था, नहीं, ये मामला नहीं था। इनके शासकों के विशेषाधिकारों को नष्ट कर दिएगा, नहीं, वो भी रखा गया। प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं था। ये आपका सही ऑप्शन है, 24 का सही। ठीक है ना। अगर नेपोलियन संहिता की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? 1804 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है ना, 1804। उसी समय, उसी साल नेपोलियन क्या बना था? फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक है ना, क्या बना था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट। ये भी कहा जाता है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन है? नेपोलियन। नेपोलियन को हम आधुनिक फ्रांस का निर्माता बोलते हैं। ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1821 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुई? ठीक है, मॉन्टेग्यू। तो देखिए, मॉन्टेग्यू की बात करें तो ये उस समय भारत के राज सचिव हुआ करते थे, और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। और ये पारित कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। ठीक है ना। इसी के लिए, और उस समय ये अमेरिका, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड जॉर्ज। और इस चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को बाल गंगाधर तिलक ने सूर्यविहीन उषा काल कहा था। ठीक है ना। सूर्यविहीन मतलब ऐसा सूर्योदय जिसमें सूर्य ना हो। ठीक है ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज। ठीक है। तो देखिए, हिंद स्वराज जो पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1909 ईस्वी में। और ये किस भाषा में था? ये गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई? ठीक है। देखिए, स्वराज दल के पीछे क्या है कि जब 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, उसके बाद दो व्यक्ति सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इससे इस्तीफा देकर 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना की थी। ठीक है ना। स्वराज दल की स्थापना की थी, मतलब उसका पूरा नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है ना। क्या, कौन था संस्थापक? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। और उसके बाद उस स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष भी सी.आर. दास थे, और महासचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू जी बने। ठीक है। अगला, बंबई के चौल किस प्रकार की इमारत थी? ठीक है ना, बंबई के चौल। देखिए, बंबई के चौल में क्या होता था कि एक लंबा सा एक घर बनाया जाता था, जिसमें एक रूम का फ्लैट टाइप का और 4 मंजिली इमारत हुआ करती थी मुंबई की चौल। ठीक है ना। और यह 18वीं शताब्दी में बनाई जाती थी। ठीक है। और ये किस लिए? मुंबई में भीड़ बढ़ने के कारण श्रमिकों की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ी, उसके रहने के लिए, औद्योगिक श्रमिक जिसको बोलते हैं, उसके रहने के लिए एक बहुमंजिली इमारत बनाई गई थी। ठीक है ना, मुंबई का चौल। ठीक है, जो अभी भी विद्यमान है मुंबई में। ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, एशियाई विकास बैंक जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। क्या होता? दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। उस समय कितने सदस्य देश थे? उस समय 31 सदस्य देश थे। और इसकी अगर बात करें हेड क्वार्टर की, तो हेड क्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में अगर सदस्य की बात करें तो उसके सदस्य की संख्या कितनी है? 68 है आपका। ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, अध्यक्ष है जापान के मसात्सु अक्सावा। क्या नाम है? मसात्सु अक्सावा। तो इसकी स्थापना दिसंबर कब हुई थी? 1966 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र,
देखिए मराठा समाचार पत्र था जो प्रकाशित हुई थी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इस पत्र के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक जी। और ये किस भाषा में हुआ था? ये अंग्रेजी भाषा में हुआ था। 1881 में अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाले का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि इंग्लैंड में श्रमिक मशीनों और नई तकनीकों के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे? ठीक है, देखिए नई मशीन आने से होता है कि सारे काम मशीन करते हैं, जिससे नौकरी जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो उन्हें डर था कि वे अपनी नौकरी और आजीविका खो देंगे मशीनीकरण के आने से बाद, ठीक है ना। मशीन, ये भी बात है कि पहला औद्योगिक क्रांति कहाँ आया था? ब्रिटेन में आया था। कहाँ आया था? ब्रिटेन में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरियन ब्रिटेन में उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग हस्त निर्मित वस्तुओं की प्राथमिकता देते थे। क्योंकि देखिए हस्त निर्मित कोई भी चीज बनती है तो वो आर्टिफिशियल से ज्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसको प्राथमिकता देती थी। हस्त निर्मित सामान परिष्कार और वर्ग का प्रतीक बन गया था, क्योंकि ये मजबूत हुआ करता था, इसकी फिनिशिंग अच्छी थी, ये लॉन्ग लास्टिंग होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताइए। प्रथम औद्योगिक देश के बारे में आपसे पूछा है, तो ठीक है। देखिए विश्व का प्रथम औद्योगिक देश का नाम हम लोग जानते हैं, उसका नाम क्या है? ब्रिटेन। क्या नाम है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1780 से लेकर 1850 तक, 1780 से 1850 तक औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है ना। और मुख्य रूप से पहला औद्योगिक किसमें हुआ था? वस्त्र उद्योग में हुआ था। किसमें हुआ था? वस्त्र उद्योग में पहला क्रांति आया था, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक उत्पादन पद्धति को कुटीर उद्योग कहा जाता है। क्यों? देखिए प्रारंभिक उत्पादन पद्धति को कुटीर उद्योग इसीलिए, कुटीर का मतलब होता है कुटिया, घर में, तो लोग उनको घर में ही काम मिल जाता था, काम करने की स्वतंत्रता हो जाती थी, इसीलिए प्रारंभिक उत्पाद उसको कहा जाता था, ठीक है। अगर भारत में कहें तो कुटीर उद्योग का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसी के साथ याद रखिएगा, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है ना, जिसमें महात्मा गांधी जी का जो चरखा चलाया करते थे उसी संघ की स्थापना। 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि, हस्तक्षेप मतलब होता है जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके, ठीक है ना, कि इसमें ऑप्शन नहीं बता रहे हैं कि व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। बाजार का मतलब ये हो रहा है कि जो व्यक्ति जितना अपना प्रॉफिट कमा सके उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ठीक है ना। और ये जो आपको हस्तक्षेप की अर्थशास्त्र की नीति थी वो किस सिद्धांत पर आधारित था? उसका नाम था लेसेज फेयर। क्या नाम था? लेसेज फेयर के सिद्धांत पर आधारित था हस्तक्षेप अर्थशास्त्र की नीति, ठीक है। अगला, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? ठीक है ना, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो ये कितने देशों को छूती है? 7 देशों को छूती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका बांग्लादेश होता है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है आपका, फिर नेपाल है आपका, भूटान है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है, ठीक है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान 109 किलोमीटर, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है। अगर भारतीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,106 किलोमीटर, ठीक है ना, 15,106 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? लोनार झील, ठीक है ना। तो देखिए भारत में जो लोनार झील है वो उल्का पिंड गिरने के कारण बना है, और जो उल्का पिंड गिरने के कारण बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। लोनार झील की अगर बात करें तो वो कहाँ है? वो आपको महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों में प्रयोग किया गया है? ठीक है ना। देखिए अगर बात करें मानसून शब्द का प्रयोग, मानसून शब्द की खोज पहले कब हुई थी? 45 AD में हुई थी,
किसके द्वारा? हिप्पालस के द्वारा। याद रखेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है हिप्पालस के द्वारा, ठीक है ना। मानसून का, ठीक है, तो मानसून शब्द हो अगर है क्या, अरबी एक शब्द है, अरब के द्वारा यूज किया गया था। और ये किस शब्द से बना है? मौसम शब्द से बना है, ठीक है ना। किस शब्द से बना है? मौसम शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पवनों के दिशा का ऋतुवत प्रत्यावर्तन, ठीक है ना। मतलब पवनों की दिशा का बदलने को हम मौसम बोलते हैं, अरबी शब्द है जिससे मानसून शब्द निकला है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है। तो देखिए, भारत में जीव मंडल जो संरक्षित क्षेत्र है उसकी संख्या कितनी है? 18 है। और 18 में से 12 को क्या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लिस्टेड किया गया है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लिस्टेड किया गया। अगर भारत की बात करें तो सबसे पहला जो जैव मंडल है वो 1986 में किया गया था। कौन था? नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी जो पहाड़ी है जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र है, 1986 में सबसे पहले लिस्टिंग किया गया था। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिनकोना वृक्ष। देखिए, सिनकोना जो है ये जो वृक्ष है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई कहाँ कितना से होती है? 5 से 15 मीटर तक होती है, ठीक है ना। और भारत में मुख्य रूप से ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी में पाया जाता है। सिनकोना का सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इससे कुनैना नामक दवा बनाया जाता है, ठीक है ना, जो किसमें महत्वपूर्ण है? मलेरिया में महत्वपूर्ण आता है, ठीक है ना, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अब बात करें कि वर्षा क्षेत्र कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर। 40 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, 100 सेंटीमीटर से ऊपर है। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? यदि जनसंख्या में अगर बच्चों की संख्या बनती है इसका मतलब जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर कम है, ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, उच्च जन्म दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है, ठीक है ना। तो चलो, जनघनत्व, अगर भारत का जनघनत्व की बात करें तो पूरे देश का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा है बिहार का कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर। और बिहार में भी सबसे ज्यादा आपका शिवहर का है, लगभग 1800 व्यक्ति पर किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो दिल्ली की है, जिसका है 20,000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? बिहार का हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कारक भारत में विरल जनसंख्या वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? कहने का मतलब कहीं पर घना है तो कहीं पर विरल है, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन होता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मुख्य जिम्मेदार होता है वहां की जलवायु, ठीक है ना, आमदनी, औद्योगिक विकास, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से इसमें दिया हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? देखिए, अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, एक सोन नदी निकलती है, एक नर्मदा निकलती है और एक महानदी नदी निकलती है। 3 नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इस नदी की लंबाई आपको अगर बता दे तो 1312 किलोमीटर है। और अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए कहाँ पर? भ्रंश घाटी से गुजरते हुए कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस पर एक परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सरदार सरोवर परियोजना। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबाई है, ठीक है ना। देखिए, तो भारत के साथ सबसे बड़ा स्थलीय सीमा बनाता है कौन? बांग्लादेश बनाता है। और बांग्लादेश के कितनी लंबाई अभी आपको बताया है? 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। और सबसे कौन बनाता है? अफगानिस्तान 106 जो पीओके में है। और उसके पहले भूटान बनाता है कितना? 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो देखिए, बांग्लादेश को जो छूने वाला राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है ना। नहीं छूने वाले का नाम क्या है आपका? मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश को नहीं, म्यांमार को छूता है। किसको छूता है? म्यांमार को छूता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है किसके नाम पर रखा गया था? एक ब्रिटिश महासर्वेक्षक था 1830 से लेकर 43 तक, जिनका नाम था
जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर एवरेस्ट माउंटेन का नाम रखा गया। इसको हम चोटी 15 के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, चोटी 15 के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8848 मीटर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपका, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। कहाँ पर, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, ठीक है ना। इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए तिब्बत में इसमें चोलुलुंगमा के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसको चोलुलुंगमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूरे नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसको बाद तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानचित्र की दूरी में मापनी में क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मानचित्र की दूरी में जो मापनी में उसको कहा जाता है उसका नाम क्या है, अंश, ठीक है ना, अंश कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक पैमाने का विवरण है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब मानचित्र में जब हम दूरी लिखते हैं तो वो अनुपात में होता है। एक होता है मानचित्र की दूरी, दूसरा एक्चुअल अनुपात होता है, ठीक है ना, एक्चुअल दूरी होता है, उसी को बोलते हैं। तो जैसे कि मानचित्र पर अगर 1 सेंटीमीटर जाते हैं तो एक्चुअल में 2000 किलोमीटर के बराबर होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। ये अनुपात अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। छोटा मानचित्र 1 सेंटीमीटर अगर 2000 किलोमीटर, जो बहुत बड़ा मानचित्र होगा वो 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये अनुपात होता है, ठीक है। राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। देखिए राजस्थान में बालू होने के कारण सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, और इसके साथ साथ विंड ऊर्जा भी बहुत ज्यादा उत्पादित होता है वहां पर, ठीक है ना, विंड ऊर्जा ज्यादा उत्पादित होता है। और जल न होने के कारण जल ऊर्जा उत्पादित नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, डैश मैदानी क्षेत्र। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 43% होता है, और 43% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.43, ठीक है ना। इसमें से अगर बात करें तो मैदानी 43% होता है, अगर पठारी भाग करें तो वो आपका 28% होता है, पर्वतीय भाग आपका 11% है, और 18% आपको पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितना परसेंट हो गया आपका, 100%, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है, ठीक है ना। वाणिज्यिक फसल की अगर बात करें, जैसे कि सरसों, तंबाकू, जूट सभी वाणिज्यिक फसल है, मतलब ऊपर का सभी क्या है आपका वाणिज्यिक फसल है। और जूट के बारे में जान लीजिए, सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और इसको भारत का स्वर्णिम तंतु भी कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल में होता है। आगे, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। देखिए इसको जो है 1989 में इसको बनाया गया था, ठीक है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक दर्जा दिया गया था, और ये कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है ना। क्या है, कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसका नाम है केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर मछली की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्रांति एक आई थी, उसका नाम क्या था, नीली क्रांति। क्या नाम था, याद रखिएगा, नीली क्रांति मछली से संबंधित है। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, ठीक है ना। और महाराष्ट्र का ही एक जिला है जिसका नाम है, ये तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर, ठीक है, जिसको झींगा राजधानी बोला, झींगा मछली की राजधानी, क्योंकि यहाँ झींगा मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन का। नवीकरणीय मतलब होता है कि इसको बार बार यूज कर सकते हैं, तो ये क्या है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। पेड़ कटने के बाद उसको उत्पादन फिर से नहीं हो पाता है उस जगह पर, या बहुत समय लगता है। डीजल, जानवरों को मरना, ये सब अनवीकरणीय है। नवीकरणीय कौन सा जगह, सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध डैश में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध। तो सबसे पहले जानिए कि राणा प्रताप सागर बांध कौन नदी पर है, ये चंबल नदी पर है, याद रखिएगा, कौन नदी पर है, चंबल नदी पर। और ये नदी कहाँ है, ये नदी आपका क्या है, राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा ये मानव निर्मित बांध है। निम्नलिखित में से कौन सा ताजे जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? देखिए भूजल, हम नीचे से पानी लाते हैं उससे ताजा जल मिलता है। हिमालय से निकलती है नदियाँ, वो भी ताजे होते हैं। नदी में भी ताजे पानी फ्लो करता है। महासागर में ताजा नदी नहीं होता है, वो सभी नदियों का जो समावेश होता है वह महासागर में मिलता है। और वहां पर क्या होता है, एक साल्टेड वाटर होता है, नमकीन पानी होता है जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर हीराकुंड स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए हीराकुंड तो सबसे बड़ा नदी बांध है जिसकी लंबाई कितना है, 4800 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये हीरा किस पर बांध है, महानदी पर है। कहाँ पर है, महानदी पर, ठीक है। और ये भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसी के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या बोला है, आधुनिक भारत का मंदिर। याद रखिएगा, आधुनिक भारत का मंदिर किसको बोला गया है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी देश की महत्वपूर्ण सोने की खदानों में से एक नहीं है? कौन सोना का खदानों में से एक नहीं है? अगर बात करें तो रामगिरी की, रामगिरी सोना का खदान कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश में। हट्टी, ये भी आपका कर्नाटक में बनता है, ठीक है। और दूसरा कोलार, कोलार कभी क्या है, कर्नाटक राज्य में। हॉस्पेट, हॉस्पेट ये सोने का खदान नहीं है, ये कर्नाटक का इस्पात नगरी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, इस्पात नगरी है, ठीक है ना, कर्नाटक का इस्पात नगरी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हॉस्पेट। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है, सबसे पुराना? तो देखिए भारत का सबसे पुराना क्षेत्र कब खुदाई की गई थी, 1889 ईस्वी में। कहाँ, असम के डिगबोई में। कहाँ होता, असम के डिगबोई में, ठीक है ना। डिगबोई, इसके बाद खुदाई के बाद 1901 ईस्वी में डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर बात करें तो जो खनिज तेल होता है वो किस चट्टान में आपको मिलता है, अवसादी चट्टान में। किस चट्टान में, अवसादी चट्टान में, ठीक है। रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है ना। देखिए रेड डाटा बुक है मतलब खतरे से संबंधित, कहने का मतलब रेड डाटा बुक क्या है कि सामान्य प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराता है। बात सही, जो जंतु विलुप्त हो रहा है, पक्षी, उसका डाटा होता है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित किया जाता है, ये भी सही है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी। मतलब रेड बुक डाटा में वैसे जीवों की लिस्टिंग किया जाता है जो समाप्त या खत्म होने की कगार पर है और उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी के लिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है? जैव विविधता मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत सारे जीव एक जगह पर रहते हैं, ठीक है ना, और वो सभी एक दूसरे पर आश्रित भी रहते हैं। तो वो किसके लिए जरूरी है, मनुष्य के लिए जरूरी है, ठीक है ना। इसी के लिए ध्यान रखिएगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया गया था। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है ना। भारत की अगर बात करें तो केरल के पलक्कम, केरल का पलक्कम जो जिला है भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र, ठीक है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय मतलब इसको नहीं बनाया जा सकता है? तो जल नवीकरणीय है, सौर नवीकरणीय है, पवन नवीकरणीय मतलब नहीं बनाया जा सकता। वो क्या है, कोयला। कोयला एक सीमित मात्रा में जो आगे चलकर कभी न कभी समाप्त हो जाएगी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? देखिए सौर ऊर्जा वहीं पर विकास होगा जहां पर गर्मी सबसे ज्यादा, धूप सबसे ज्यादा आता है। और भारत में कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की संभावना सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रो पावर का नुकसान है? कौन हाइड्रो पावर का नुकसान है, ठीक है ना। तो देखिए वनों की कटाई के कारण बनते हैं और वन्य जीवन प्रभावित होते हैं। ये हाइड्रो जल की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हाइड्रो पावर को ये नुकसान करता है, ठीक है ना, हाइड्रो पावर। बाकी हाइड्रो पावर से कहीं का नुकसान नहीं है ना। हाइड्रो पावर बनता है, वनों की कटाई करना पड़ता है, वन्य जीवन भी से प्रभावित होते हैं। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का, तो देखिए चूना पत्थर का उपयोग जो होता है वो किस में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। किस में होता है, सीमेंट उद्योग में। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले कहाँ सीमेंट उद्योग का उत्पादन हुआ था? 1904 ईस्वी में मद्रास में,
ठीक है ना, मद्रास में। ठीक है, अगर बात करें तो सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? 1824 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जोसेफ एस्पिन, जो पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से इसका उत्पादन किया था। जोसेफ एस्पिन नाम है उनका, 1824 ईस्वी में। भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो देखिए, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है, उसका नाम है द बंगाल गजट। ठीक है ना, किसके 1780 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। और ये किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है ना, किस भाषा में? अंग्रेजी की भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन सूती वस्त्रों का केंद्र है? सूती वस्त्र का केंद्र। देखिए, सूती वस्त्र का केंद्र की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र के जलगांव में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र के जलगांव में। अगर बात करें तो भारत में पहला सूती वस्त्र किसके द्वारा लगाया गया था? तो सबसे पहले तो 1818 ईस्वी में लगाया गया था फोर्ट ग्लोस्टर के द्वारा, जो असफल रहा था। अगर सक्सेसफुल की बात करें तो 1854 ईस्वी में कावस जी डाबर के द्वारा लगाया गया था, जो सफल रहा था। ठीक है ना, और ये कहाँ लगाया गया था? मुंबई में। भारत में 60% चीनी मिले डैश और डैश राज्यों में है। देखो, चीनी मिले वही होगी जहाँ गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो दिया गया है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगर बिहार की बात करें तो पहला चीनी मिल कब बनाया गया? वो स्थापित किया गया था 1904 ईस्वी में। कौन सा जगह? उसका नाम है मढ़ौरा। कौन सा जगह है? मढ़ौरा में पहला चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अगर बात करें सबसे ज्यादा चीनी कारखाना कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत विश्व के कच्चे उत्पादन, इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? ठीक है ना, देखिए ये डाटा आपका 2023 का है। 2023 में भारत विश्व का दूसरा स्थान रखता है कच्चे इस्पात के उत्पादन में। ठीक है ना, अगर भारत की बात करें तो भारत में पहला इस्पात कारखाना कब लगाया गया था? 1874 ईस्वी में। ठीक है ना, कुल्टी बंगाल में। और अगर सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा जो अभी भी वर्तमान है 1907 ईस्वी में झारखंड के साक्षी में जमशेदजी दादा के द्वारा। ठीक है ना, जमशेदजी टाटा के द्वारा, और वो भारत का पहला है देसी कारखाना टाटा का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनाच्छादित होने का प्रतिशत कितना माना जाता है? 33%। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या है? 21.271% है। ठीक है ना, भारत का 21.71% है। ठीक है, आगे चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जो बिहार के पटना में स्थित है। ठीक है ना, संजय गांधी उद्यान कहाँ है? बिहार के पटना में स्थित है। ये कब बना था? ये 1969 ईस्वी में बना था। और कितने वर्ग किलोमीटर में है? 153 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है ना, चलिए, और अगर बात करें बिहार में एक और है नेशनल पार्क, जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? कृषि पर आधारित है। तो कृषि, जो भारत में कृषि मुख्य रूप से होता है वो केवल खाने वाले कृषि का उपयोग ज़्यादा करते हैं, वाणिज्यिक कृषि का उपयोग कम होता है। तो अनाज आधारित उद्योग जैसे कि धान, गेहूं, दलहन, ये सब चीज़ का ज़्यादा उपज होता है बिहार में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरिस्का अलवर में सही है, पेंच सिवनी में मध्य प्रदेश में सही है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये भी सही है। ऑप्शन सी वाल्मीकि जो है वह हजारीबाग में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ है? पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में, और ये किस राज्य में है? आपका बिहार राज्य में है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अगर वाल्मीकि की अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी कब किया गया था स्थापना? 1978 में। ठीक है ना, और 1990 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, वाल्मीकि वन्य जीवन अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो देखिए, अगर सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर किसका है? बिहार का है। बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.8%। ठीक है ना, 61.8% सबसे कम साक्षरता दिवस है, और सबसे ज्यादा घनत्व भी बिहार का।
गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी लगभग हुई थी 1688 ईस्वी में, ठीक है ना। और उस समय जो शासक था वो जेम्स द्वितीय, क्या नाम था, जेम्स द्वितीय। तो ये कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है ना, इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन था, समान मताधिकार प्रदान करने वाला। तो ये आपको 1893 ईस्वी में दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था, न्यूजीलैंड के द्वारा गया था। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिससे जहां समान मताधिकार का अधिकार दिया गया था, ठीक है ना। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में कब दिया गया था, 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। भारत में जो सार्वभौमिक मताधिकार है वो किस आर्टिकल में है, 326 आर्टिकल में है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोकतंत्र में बहुमत अल्पसंख्यक की राय अस्थायी नहीं होती है, ये भी सही है। लोकतंत्र में यह भी आवश्यक है कि बहुमत का शासन धर्म, नस्ल, भाषाई समूह के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का शासन न बन जाए, ये भी सही है। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र बना रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी समय बहुमत में होने का मौका मिलता है। मतलब उपरोक्त में से सभी, ठीक है ना, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के निकाय का नाम बताइए जो संसद की तरह कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र का देखिए, तो संसद की तरह जो कार्य करने वाले हैं उस निकाय का नाम क्या है, महासभा, ठीक है ना। महासभा को हम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं, महासभा को हम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगर महासभा की बात करें तो यहाँ हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक चलता है, याद रखिएगा। सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है, ठीक है ना। और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग है महासभा, ठीक है। सोवियत संघ किस वर्ष टूटा, ठीक है। अभी जो रूस है उससे पहले उसका नाम सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ जो टूटा था कब टूटा था, 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को। और कितने देशों में टूटा था, 15 भागों में टूटा था। जिस समय टूटा था उस समय संयुक्त सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति होते थे उनका नाम क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है ना। क्या नाम था, मिखाइल गोर्बाचेव था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में। तो देखिए पहले लोकसभा में संख्या थी 41, लेकिन 15वीं लोकसभा में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 47, ठीक है ना। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, 47, ठीक है। अगर हम बात करें लोकसभा के टोटल कितने सदस्यों की संख्या है, 550 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिला को 50% आरक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। देखिए भारत का पहला राज्य बिहार है, जो 2005 ईस्वी में बिहार में स्थानीय शासन में महिलाओं का आरक्षण कितना दिया है, 50%। दूसरा अगर बात करें तो राजस्थान है, जो 2010 में 50% लागू किया गया, ठीक है। पंचायत के आरक्षण का जो जिक्र है वो क्या है, आर्टिकल 243 में वर्णित है, 243 के डी में आपका वर्णित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किनको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। लेकिन 11 दिसंबर 1902 दिन बाद 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम था वीटी कृष्णामाचारी, ठीक है, वीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, ठीक है ना। देखिए भारत के संविधान में जो आपातकाल का वर्णन है वो कितना है आपका, 3 तरह का आपातकाल का वर्णन है, ठीक है। पहला आपातकाल अनुच्छेद 352 में किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर दूसरा आपातकाल का वर्णन है 356 ईस्वी में, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं। और तीसरा है 360 वित्तीय आपातकाल। 3 तरीके का है।
और ये आपको कहाँ वर्णन है, ये आपके भाग 18 में वर्णन है, आर्टिकल 352 से 360 तक आपका इसका वर्णन है, ठीक है ना। तो 3 तरह का आपातकाल है, 2 तरह का आपातकाल भारत में लग चुके हैं, तीसरा वित्तीय आपातकाल आज तक अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक आपातकाल को सशस्त्र विद्रोह शब्द का समावेश किया गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो देखिए भारत में चुनाव कराने का जो जिक्र है वो किसमें है, भाग 15 में। भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 29 तक जिक्र है, ठीक है ना। और इसकी जिम्मेदारी किसको मिलती है, भारत के चुनाव आयोग को, ठीक है ना, भारत को चुनाव आयोग को। और याद रखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितना स्वीकृत किया गया है, 34, मतलब 33 + 1, 33 आपको सहायक जज हो गया और 1 सुप्रीम जज हो गया। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 31 है, ठीक है ना, वर्तमान में 31 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे कौन थे, ठीक है ना। देखिए भारत के एक राष्ट्रपति हुए हैं और ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति है, उनका नाम है नीरब संजीव रेड्डी, ठीक है ना। ये कब से कब तक थे, 1977 से लेकर 82 तक भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है ना। और ये गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है। देखिए भारत में जो राज्यसभा का वर्णन है वो किसमें है, आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है। और इसका कार्यकाल कितने होता है, 6 वर्ष का होता है। मतलब प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वो फिर से निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें राज्यसभा में सदस्यों की संख्या से, सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, यूपी से 31 आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, वायुसेना प्रमुख करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। और ये आर्टिकल 93 में वर्णित है कि जो लोकसभा में चुनकर आए हैं वो अपने में से एक सर्वदलीय बहुमत के अनुसार से वो करते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें पहले लोकसभा का नाम, अध्यक्ष का नाम, उनका नाम था जीवी मावलंकर। क्या था, जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, गलत है। यहाँ धर्म की प्रधानता, ये भी गलत है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, सही है ऑप्शन सी। और धर्मनिरपेक्ष शुरुआत में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन कब है, 1976 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ तक वर्णित है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए लोकतंत्र के लिए नीतियां भी आवश्यक है, अधिकार भी आवश्यक है, समानता भी आवश्यक है और एकता की भी आवश्यक है। लेकिन सबसे ज्यादा है अधिकार। अधिकार लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है। मतलब कहा जाता है कि लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है, गरीब अमीर सभी को। उस देश का नाम बताइए जिस पर वंशानुगत राजा का शासन होता है और जहां शासकों को चुनने या बदलने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए तो वो अगर उसको राजशाही बोलते हैं, वो कहाँ है आपका, सऊदी अरब में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे पुराना राजतंत्र कहाँ है, तो सबसे पुराना राजतंत्र कहाँ है, जापान में। लेकिन केवल नाम मात्र ये राजा है, सारी शक्ति किसको होती है, मंत्रिपरिषद को होती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है वो कहाँ है आपका, सऊदी अरब। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सूचना के अधिकार की अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन आता है कि पहला राज्य कौन था जो सूचना अधिकार को लागू किया था, तो 1990 ईस्वी में राजस्थान लागू किया था। पूरे भारत की बात करें तो 2005 ईस्वी को, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार लागू किया गया था, ठीक है। उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई थी, ठीक है। किसके सरकार में, मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको लागू किया गया था। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, तो सबसे पहले 1766 ईस्वी में एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन ने सूचना का अधिकार लागू किया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी? नहीं। अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि? ये भी नहीं हो सकता। विविधता में वृद्धि? ये भी नहीं हो सकता। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी? हाँ, ये संभव है। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। 2024 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2024 की अगर बात करें तो भारत में 6 राजनीतिक दल हैं। कौन कौन है? एक आम आदमी पार्टी, एक बहुजन समाजवादी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक भारतीय कांग्रेस पार्टी और अंत में है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है ना? तो ये 6 पार्टी भारत के राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नामित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा सत्ता साझेदारी का रूप नहीं है? ठीक है ना? कौन सा सत्ता साझेदारी का रूप नहीं है? तो शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन ये है, शक्ति का क्षैतिज विभाजन ये भी है सत्ता के साझेदारी का। लोगों के बीच शक्ति का लोगों के बीच नहीं है, एक समूह के बीच होता है। ठीक है ना? अब देखिए, सत्ता का साझेदारी क्या होता है? एक होता है संघ शक्ति, एक होता है राज्य शक्ति और एक होता है स्थानीय निकायों की शक्ति। 3 शक्ति का विभाजन एक संघ में होता है, एक राज्यों को मिलता है और एक स्थानीय निकाय होता है, जैसे पंचायत समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क संगत शिक्षा और विकास विश्वास के बीच संघर्ष बुनियादी है कि पहचान की विशेषता डैश है। ठीक है ना? तो कभी भी विश्वास और संघर्ष के बीच बुनियादी की पहचान जो होता है वहां का पुनर्जागरण होता है। क्या होता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की बात करें तो सबसे पहले यूरोप में 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ था। ठीक है ना? और भारत की बात करें तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। और भारत में पुनर्जागरण के जनक किसको बोला था? राजा राम मोहन राय जी को बोला था। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के परिणामों का एक उदाहरण है जो एक जवाबदेह सरकार का निर्माण करता है? तो प्रमुख नीतियों और कानून पर सार्वजनिक बहस के लिए खुला। ये सही है कि हम जो भी नीति बनाते हैं वो जनता के समक्ष और जनता के विश्वास में लेकर बनाते हैं। ठीक है? 98, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस घटना को बोला जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी में औद्योगिकरण ढांचे के कारण पिछड़ेपन हो जाता है, सीमित पूंजी, तो उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है ना? मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार मिलता है। ठीक है? और प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहां मजदूरों की संख्या की जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो जाता है उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन 99वां क्वेश्चन है कि जॉन रॉल्स के अनुसार समाज में संसाधनों को वितरित करने का सबसे तर्कसंगत और उचित तरीका क्या है? तो देखिए, उचित तर्कसंगत व्यवस्था ये है कि सभी के लिए समान वितरण। ठीक है ना? क्या है? सभी के लिए समान वितरण। और अंत क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, नहीं दिया गया नहीं दिया गया था। सऊदी अरब 2015 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। ठीक है ना? अगर भारत में बोले तो भारत में कब है? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और विश्व में सबसे पहले कहाँ गया था? न्यूजीलैंड में 1893 में दिया गया था। ठीक है? तो ये आपका 100 क्वेश्चन है। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।